Hello class 10, welcome to my channel. Today I will be teaching you people a very first chapter of science, that is chemical reaction and equation. This is our lecture 1. So सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं and then we will be studying one by one each topic and will discuss important topics and chapters जिसकी probability एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा है. Okay, so let's begin. जो हमारा पहला टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन. उसमें बताया गया है कि हमारे लैब में जो हम लोग केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं वो कैसे होते हैं एंड उसके लिए कौन सी इक्वेशंस बनती है और उसे बैलेंस कैसे किया जाता है. और हम लोग दूसरी चीज़ पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, decomposition reaction and double displacement reaction, endothermic reaction, exothermic reaction and oxidation reduction, and it is also commonly known as redox reaction. और हम लोग redox reaction एवरीडे लाइफ में कहाँ देखते हैं, कैसे यूज़ होता है इसका, वो भी हम लोग देखेंगे. And we'll discuss about corrosion and rancidity. So let's begin. जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन. Whenever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction has taken place. मतलब जब भी कोई चेंज होता है किसी चीज़ में या फिर कोई रिएक्शन होती है तो हम लोग उसे क्या कह सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन हुआ है उसमें. और जो दूसरी चीज़ है उससे भी हम लोग जान सकते हैं जैसे कि चेंज इन स्टेट. हम जैसे कि सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से सॉलिड, और इसका एग्ज़ाम्पल भी है दैट इज H2 गैस से H2 प्लस O2 कंबाइन होकर के H2O बनते हैं. H2 जो हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस जो है वो दोनों कंबाइंड होकर के एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है. और फिर सेकंड है चेंज इन कलर. जो Fe प्लस CuSO4 जब कंबाइंड होते हैं तो FeSO4 प्लस Cu बनाता है. Fe यहाँ आयरन एंड CuSO4 कॉपर सल्फेट है जो कि ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है. और जब ये एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, FeSO4 दैट इज़ आयरन सेकेंड सल्फेट एक्वस फॉर्म में होता है. एक्वस फॉर्म मतलब होता है कोई केमिकल है जो वाटर के साथ कंबाइंड हो करके बनाता है, मतलब उसमें मिक्स रहता है और कॉपर बनाता है जो कि इसमें ब्लू कलर से फेडेड थोड़ा ब्लू हो जाता है, उस तरह कलर हो जाता है. सॉरी. फिर आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस. जब Zn प्लस HCl को रिएक्ट कराते हैं तो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है. और फिर चेंज इन टेम्परेचर. इट इज़ वेरी कॉमन एग्जाम्पल. जब भी आप CaO क्विक लाइम ऑल्सो नोन एज कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग जब वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो वो स्लेट लाइम बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम और इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस्ड होता है, राइट. सो बेसिकली we can say the process in which one or more substance react to form new substance known as chemical reaction. Okay, and the second topic is chemical equation. It is simply representation of chemical reaction. हम लोग जो chemical रिएक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग सिंपल फॉर्म में इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं
वही इसमें बताया गया, बाय यूजिंग शॉर्ट हैंड नोटेशन, बाय यूजिंग सिम्बल्स, फार्मूला, रेशियो एक्सेट्रा। सिम्बल्स में गैस के लिए G यूज़ करते हैं एंड लिक्विड के लिए L, एक्वेस के लिए AQ एंड सॉलिड के लिए S। और और जो आप एरो ऊपर की तरफ है वो हम लोग गैस के लिए करते हैं जब गैस इवॉल्व करती है तब। और डाउन जो एरो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म PPT जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसको बताते हैं, राइट। फिर इट कंसिस्ट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसमें एक तरफ रिएक्टेंट होता है और एक तरफ प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट में भी आपके एक दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी दो से ज़्यादा ही होने चाहिए एंड ज़्यादा भी हो सकते हैं एंड मैग्नीशियम फिर प्रोडक्ट में कंबाइंड फॉर्म में भी मिल सकता है आपको प्रोडक्ट, और आपको सिंपल फॉर्म में भी मिल सकता है, राइट। एंड देन द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये जो है वो बेसिकली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। जो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, दैट इज़ मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, that is the total mass of an element present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactants. In other words, the number of atoms of each element remains the same before and after chemical reaction. मतलब जो प्रोडक्ट होता है जो रिएक्टेंट होता है उसका मास और जो प्रोडक्ट होता है उसका मास हमेशा इक्वल होता है, तभी वो बैलेंस्ड फॉर्म में होता है। और जैसे कि और रिएक्टेंट के एटम्स और प्रोडक्ट के एटम इक्वल होने चाहिए, उसको हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक एग्ज़ाम्पल लें, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को कंबाइन करेंगे तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, तो इसमें Zn प्लस H2SO4 प्लस ZnSO4 प्लस H2 है, राइट। और इसमें अब हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसको अगर हम लोग फार्मूला इसका लिखेंगे तो जिंक का फार्मूला Zn हो जाएगा, फिर सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 और जिंक सल्फेट का हो जाएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन का H2। अगर हम लोग इसमें देखें तो जो नंबर ऑफ एटम इन अ रिएक्टेंट, इसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, इस चीज़ को इसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं और ये जो इस साइड है उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। अगर हम लोग देखें जो Zn है, जिंक है, उसके एटम्स रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में बैलेंस्ड हैं कि नहीं। जैसे कि इसमें जिंक जो है उसका एटम है 1 रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के भी साइड 1 ही है, और हाइड्रोजन जो है वो H2SO4 में 2 हाइड्रोजन हैं और H2 में इधर प्रोडक्ट में इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, सो ये भी बैलेंस्ड है। फिर S जो है सल्फ़र, दैट इज़ सल्फ़र 1, इसमें भी इस साइड भी 1 है एंड इधर भी 1 है, तो ये भी बैलेंस्ड हो गया। फिर इसमें आता है ऑक्सीजन, H2SO4 में जो ऑक्सीजन है उसमें 4 एटम्स हैं और इधर भी 4 एटम है, तो ये टोटली बैलेंस्ड है, ओके। सो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है इसमें Fe प्लस H2O, गैस Fe3O4 प्लस H2। अब अगर हम लोग को सिंपल जो NCERT में गिवन है
उस मेथड से देखें तो उसमें सबसे पहले हर एक एलिमेंट के बीच में हम लोग को पहले बॉक्सेस, इक्वेशन को बॉक्सेस में रखना होगा, राइट, एंड देन कि ताकि कोई मेस ना हो ज़्यादा, इसीलिए। और अगर हम लोग देखें Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2 में हम लोग को इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, राइट, दैट इज़ Fe जो आपका आयरन है, H जो हाइड्रोजन है, O जो आपका ऑक्सीजन है, राइट। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट Fe जो है आयरन आपका रिएक्टेंट में 1 है। नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड में 3 आयरन के एटम्स हैं, आयरन के जो एटम्स हैं वो 3 हैं यहाँ पे, ओके, सॉरी, आयरन के जो एटम्स हैं इधर 3 है, एंड हाइड्रोजन जो इस साइड है H2O में, उसमें हाइड्रोजन 2 है, एंड जो नंबर ऑफ इन प्रोडक्ट साइड में जो हाइड्रोजन है वो भी 2 है, और ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट साइड में वो 1 ही है, यू कैन सी, एंड जो प्रोडक्ट साइड में है वो 4 है, ओके। सो इट इज़ नॉट बैलेंस, सो वी नीड टू बैलेंस इट। तो हम लोग कैसे करेंगे? सो इसमें सबसे पहले बैलेंस करने के लिए हम लोग for balancing compound you may balance a compound that contains the maximum number of atoms। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि Fe3O4 में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन है। सो सबसे पहले हम लोग इसे ही बैलेंस करेंगे, राइट। इससे हम लोग का इजी हो जाता है एंड बैलेंसिंग। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करते हैं। तो रिएक्टेंट साइड में जो ऑक्सीजन है H2O में वो 1 इन H2O है, मतलब केवल एक ही ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट साइड में जो ऑक्सीजन है वो 4 ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट साइड में जो ऑक्सीजन है वो 4 है और रिएक्टेंट साइड में 1 है। सो इधर 4 है, इधर 1 है, तो हम लोग को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट जहाँ पे कम होगा वहाँ पे हम लोग उसी नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब उसको इक्वल करेंगे। जैसे कि इसमें रिएक्टेंट में हम लोग 4 × 1 कर देंगे, हम लोग 4 से एक ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 ऑक्सीजन हो जाएगा और दोनों साइड बैलेंस्ड हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह आ जाएगी फिर Fe प्लस 4H2O प्लस गिव्स Fe3O4 प्लस H2, ओके। अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। Fe1 इधर भी है, इधर 3 है, अभी आयरन नहीं बैलेंस्ड हुआ है। ऑक्सीजन जो है इधर 4 है, इधर भी 4 है, 4 ऑक्सीजन, ये बैलेंस्ड हो गया है। H2 भी बैलेंस अभी नहीं हुआ, हाइड्रोजन भी। सो हम लोग अब हम लोग आयरन को बैलेंस कर देंगे। तो आयरन को बैलेंस करने के लिए आयरन को बैलेंस करने के लिए इधर 3 आयरन है और इधर 3 आयरन है एंड इधर एक ही आयरन है। तो हम लोग इधर अगर देखेंगे 1 इन प्रोडक्ट साइड में 1 है आयरन और रिएक्टेंट साइड में 3 है। तो हम लोग जो रिएक्टेंट साइड है वहाँ पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फेरस भी वो भी बैलेंस्ड हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अगर हम लोग देखें तो इधर 4 × 8 हाइड्रोजन है और इधर प्रोडक्ट साइड में 2 हाइड्रोजन है।
तो अगर हम लोग को बैलेंस करना है तो इधर 8 है, इधर 2 है, तो हम लोग इसको 4 टू ज़ा 8 कर देंगे तो ये बैलेंस्ड हो जाएगा। प्रोडक्ट में अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैलेंस्ड हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह आ जाएगी, Fe 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2 सॉरी, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। एंड और अगर हम लोग को और अच्छे से अगर आप सिंबल्स के साथ अगर दिखाना है तो जो Fe होगा आयरन, उसको सॉलिड फॉर्म में, जो भी हमारे रिएक्ट सॉलिड के लिए हम लोग S यूज़ करेंगे, सॉलिड के लिए हम लोग S यूज़ कर रहे हैं। और फिर अगर गैस फॉर्म में हो, गैसियस फॉर्म में हो तो G यूज़ करेंगे। और अगर और लिक्विड हो तो L यूज़ करेंगे। एक्वस में अगर कोई एक्वस फॉर्म में होगा तो AQ यूज़ करेंगे। एक्वस फिर से बता दे रहे हैं, सॉल्यूशन इन वाटर जो होता है उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। ओके। एंड फिर अगर वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में होगा तो हम लोग ऐसे एरो बना देंगे या फिर PPT लिख देंगे, सॉरी। अगर प्रेसिपिटेट टाइप का फॉर्म में होगा तो हम लोग PPT लिख सकते हैं। और इस तरह एरो भी बना सकते हैं, कुछ भी। ओके फाइन। फिर आपके NCERT में कुछ और इक्वेशंस दी गई है जो कि CO जो गैसेस फॉर्म में है, हाइड्रोजन से रिएक्ट कराता है 340 एटमॉस्फेरिक में और इट गिव्स CH3OH। अब इसको बैलेंस करना है तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे, इस तरह लिख लेंगे एलिमेंट। अगर हम लोग एलिमेंट देख लेते हैं, इधर रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया। सबसे पहले CO रिएक्टेंट की बात करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो वो प्रोडक्ट है ये है CH3OH। अगर CH3OH में देखें तो जो कार्बन है वो रिएक्टेंट के साइड 1 है और प्रोडक्ट में भी 1 है C। और हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन 2 टू ज़ा 4 है। एंड प्रोडक्ट की साइड भी 3 इधर ये है और एक इधर OH के साथ H है, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 4 बन जाएगा, 4 इधर हो गया। एंड फिर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट की साइड 1 है और प्रोडक्ट में भी 1 है, तो ये इक्वेशन हम लोग की बैलेंस्ड है। और फिर दूसरी इक्वेशन जो है वो है ग्लूकोज की। इसमें क्या है 6 CO2 एक्वेस फॉर्म में है प्लस 12 H2O लिक्विड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल इट गिव्स C6H12O6 एक्वेस फॉर्म में जो कि ग्लूकोज है प्लस 6O2 एक्वस प्लस 6H2O लिक्विड। अगर इसमें हम लोग को ये बताया गया है कि अगर इसमें पहले से ही कोई नंबर एडेड है आगे या फिर तो हम लोग आगे अगर एडेड, जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 12 है, तो हम लोग इसे कैसे बैलेंस करेंगे। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। आपको केवल अगर रिएक्टेंट साइड में है तो हम लोग प्रोडक्ट साइड में बैलेंस करेंगे, अगर प्रोडक्ट साइड में है तो हम लोग रिएक्टेंट साइड में बैलेंस करेंगे। जो हमारे सेकेंड इक्वेशन है उसमें हम लोग सबसे पहले एलिमेंट सिंपल वे में, अभी स्टार्टिंग है तो यू कैन राइट लाइक दिस, नहीं तो फिर आप देख कर ही जान जाओगे, थोड़ा सा बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एलिमेंट हो गया आपका। एलिमेंट कौन कौन से हैं, इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है एंड बस कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एलिमेंट हो गए। और इसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में
सो कार्बन जो रिएक्टेंट साइड में है वो 6 कार्बन्स हैं रिएक्टेंट साइड में, एंड प्रोडक्ट साइड में भी 6 कार्बन है, C6 इधर भी 6, तो कार्बन बैलेंस्ड है। और फिर ऑक्सीजन की बात करें तो O2 यहाँ पे 6, 12 ऑक्सीजन इधर है रिएक्टेंट साइड में, नहीं 12 नहीं, सॉरी, ऑक्सीजन इधर है, 12 इधर, फिर 24 ऑक्सीजन इधर है, एंड फिर इधर ऑक्सीजन 6, और फिर 6, 12 हो गया, फिर यहाँ पे भी 6, इधर भी 24 ऑक्सीजन है। हाँ, इधर भी 24 ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। फिर हाइड्रोजन की बात है, इधर हाइड्रोजन 24 है, और इधर हाइड्रोजन 12 प्लस 12 इधर, 12 प्लस 12 24 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में भी है, 24 हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में, तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। सो एंड ये कुछ और क्वेश्चंस हैं बोर्ड के, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसे ट्राई करिएगा। एंड कुछ NCERT क्वेश्चंस देख लीजिएगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3, इसमें भी बैलेंसिंग करना है। ओके, इसमें भी बैलेंस इक्वेशन, आप इसको पहले इसके फार्मूला इसके लिखिएगा, हाइड्रोजन क्लोरीन, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए H सिंबल्स यूज़ करिएगा और इसे बैलेंस करिए, जैसा कि अभी हमने बताया। और फिर दोनों को, एंड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर्स डिस्कस करेंगे एंड आगे प्रोसीड करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो, आपको कुछ नहीं समझ में आया, तब भी आप बता सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू। एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।